हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। मैं रत्नेश सर। आज आप लोगों को क्लास 7 ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर 3 जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ यानी हमारी बदलती पृथ्वी का स्टडी करेंगे हम लोग मिलकर के। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और उससे संबंधित असाइनमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। चैप्टर 2 जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों को कि पृथ्वी की जो लेयर है, हमारी अर्थ की जो लेयर है, 3 लेयर याद है ना आपको, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसका हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर 2 में। नहीं हो तो फिर से आप उस वीडियो को आप देख लें और उससे संबंधित असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें, तभी इस चैप्टर पर आप लोग स्टडी इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करें है कि आवर चेंजिंग अर्थ यानी हमारी बदलती पृथ्वी, यानी 100 वर्षों में आप कल्पना कीजिए कि आप अपने आसपास जब से आपका जन्म हुआ आप में थोड़ा भी सेंस आए, क्या देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रह रहे हैं। आज कहीं कुछ और देख रहे हैं, कल उस जगह पर कुछ और देखिएगा। अभी वर्षा का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन है, तो क्या देखते हैं कि वर्षा होती है, आपके क्षेत्र से मिट्टी कट करके आगे की ओर निकल जाती है, कहीं जाकर कोई जमा हो जाती है। यानी कुछ चेंजिंग आया कि नहीं है। तो इसी तरह 100 वर्षों 1000 वर्ष में हमारी पृथ्वी बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारे बदलाव आए। वह बदलाव, वह मुख्य रूप से बदलाव इस पृथ्वी पर 2 बल लगने के कारण हुआ। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो इस इंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जनित बल यानी पृथ्वी के अंदर के बल, उसमें मुख्य रूप से अर्थक्वेक और वोल्केनो का स्टडी करना है। तो दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाह्यजनित बल, बहिर्जनित बल यानी पृथ्वी के ऊपर बाहरी बल जो लगते हैं उसका स्टडी करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पानी के द्वारा जो अपर्दन क्रिया होती है, इरोजन क्रिया होती है, कोर्स ऑफ ए रिवर इसका स्टडी करेंगे, वेव्स, आइस और विंड, इन सारे के बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग चलें कि पृथ्वी के जो 3 लेयर आप लोग को याद होगा, इससे पिछले वाला क्लासेस में वीडियो में भी हम लोग देखे थे, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्लियर? तो आप अपने बुक को देखें कि जो सबसे टॉप लेयर होते हैं हमारे इस पृथ्वी का, जिसका ऊपरी परत, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद अंत में कोर आता है यानी सेंट्रल पॉइंट। तो इस क्रस्ट को जो टॉप पोर्शन है, जिसे हम लिथोस्फीयर के रूप में भी जानते हैं, ऊपरी परत। अब जो अलग अलग स्फीयर उसकी भी चर्चा हमने क्या किए थे, लिथोस्फीयर था, हाइड्रोस्फीयर था, एटमॉस्फेयर था। तो इसमें पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो क्रस्ट है, जिसे हम लोग टॉप लेयर पोर्शन लिथोस्फीयर के रूप में भी जानते हैं, मेंटल ऑफ द लिथोस्फीयर, हाउ द लिथोस्फीयर इज नॉट बिग स्मॉल पीसेस। अब ये जो लिथोस्फीयर है कोई छोटा छोटा टुकड़ा नहीं है, ये बड़े बड़े टुकड़े में विभक्त है, बटा हुआ है। दिस पीसेस आर नोन एज प्लेट, जिसको हम लोग प्लेट के रूप में संबोधित करते हैं। यानी ये जो लिथोस्फीयर है ऊपरी पर, इसमें कई भागों में ये विभक्त है। यह मुख्य रूप से 20 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। इस प्लेट्स को हम लोग लिथोस्फीयर प्लेट के रूप में जानते हैं, और जनरली इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट के रूप में जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी के नीचे हुआ लिथोस्फीयर का जो ऊपरी भाग की, यह जो अलग अलग खंडों में विभक्त है लिथोस्फीयर, तो उस प्लेट को, जिसे हम लिथोस्फीयर प्लेट के रूप में जानते हैं या जनरली टेक्टोनिक प्लेट के रूप में जानते हैं। क्लियर? अब ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये मूव कर रही है, और यह बहुत स्लाइटली इसका मूवमेंट है, बहुत ही कम मूवमेंट होती है इसकी।
इस तरह के यहाँ पर इसमें लगभग 20 प्लेट से मिलकर के हमारे इस पूरे पृथ्वी का स्थलमंडल तैयार हुआ है। 20 टेक्टोनिक प्लेट, उसका अलग अलग नाम रखा गया है। हम लोग, हमारा देश जो है मुख्य रूप से इंडो टेक्टोनिक प्लेट पर है, और यह यूरेशियन प्लेट, हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है वह इंडो टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन स्थल पर उसका निर्माण हुआ है। The tectonic plates are not stick inside, they keep moving slowly. यह क्लियर किए कि यह मूव कर रही है, घूम रही काफी धीमी गति से, बट स्लोली पास्ट ईच अदर, यानी काफी धीमी गति से यह आगे की ओर मूव कर रही है। अब इसके मूवमेंट का क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर यहां जो है कोर पे जो मैग्मा है। अब मैग्मा क्या है, ये क्लास 6 में भी आप पढ़े थे, इससे पहले वाले चैप्टर में। मूवमेंट ऑफ दिस मैग्मा कॉजेज द प्लेट टू मूव। अब ये जो मैग्मा है यहां पर तरल लिक्विड जो है, यह मूवमेंट कर रही, मूव कर रही है, और इस मूवमेंट के फलस्वरूप इसके ऊपर जो प्लेट हैं उसका भी मूवमेंट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इस मूवमेंट के फलस्वरूप, यानी पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है तरल अवस्था में, जब यह मैग्मा मूव करती है नीचे, तो उसके कारण इसके ऊपर जो लिथोस्फीयर प्लेट है उसका भी मूवमेंट होता है, जिसके कारण हमारे इस पृथ्वी के सबसे ऊपरी क्षेत्र पर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अभी क्लियर हुआ? तो इस तरह से इस पृथ्वी, चूंकि यह बल पृथ्वी के नीचे से लग रही है इस लिथोस्फीयर प्लेट पे, तो इसे हम इंडोजेनिक फोर्स के रूप में जानते हैं, यानी वैसा बल जो पृथ्वी के नीचे से उस पृथ्वी के रूप में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। The movement of plate, there are other regions which cause change on Earth. The movement of water, ice also causes change of. और इसके अलावे और भी कई कारण हैं जिसके कारण पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें पानी भी है, बर्फ भी है, वेव भी है। इस सब के कारण हमारी इस पृथ्वी में परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ मूवमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फोकस ऑफ फोर्स, यानी अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है वह मुख्य रूप से केंद्रित है उसके बल पर। और कौन से बल? ये दो बल, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बल। अब इंडोजेनिक फोर्स है क्या? अब देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर के बना, इंडो और जेन। क्लियर? अब इंडो का अर्थ होता है इनसाइड, इनसाइड। जेनिक का अर्थ होता है ओरिजिन, माने उत्पन्न। इनसाइड मींस अंदर, और जेनिक उत्पन्न, यानी पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है। क्लियर? नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब पृथ्वी के अंदर कौन से दो बल काम करते हैं? तो एक हो जाता है हमारा, उसका मुख्य कारण है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप अब उत्पन्न कैसे होती है? भूकंप कैसे आती है? अर्थक्वेक कैसे उत्पन्न होती है? तो आप पेज नंबर 116 को लगिए, इसमें देखिए, उसका स्टडी कीजिए और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिए कि लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। पहले बता दिए कि हमारी इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से 20 लिथोस्फीयर प्लेट हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। दिस पॉइंट वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन। जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट आकर के मिलते हैं, सपोज दैट ये है, इधर से ये प्लेट, ये प्लेट, जहां पर दो प्लेट आकर के आपस में एक दूसरे से मिल रही है, जिसे हम लोग फॉल्ट लाइन के रूप में जानते हैं। ठीक? तो व्हेन अर्थ शेक ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती है, टकराने के फलस्वरूप क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होती है, अर्थक्वेक। The earth tectonic plates moving suddenly and release a strong stored energy. अब इसके फंस जैसे ये आपस में टकराए, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी बाहर क्यों निकलती है? यानी ये क्यों?
टकराहट के कारण क्या हुआ, ये मैग्मा लिक्विड है, यह बाहर क्यों निकलने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण इसके ऊपर जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट हो रही है। उस मूवमेंट के फलस्वरूप जब दो टेक्टोनिक प्लेट फॉल्ट लाइन पर आपस में मिलती है तो वहां से एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करती है, जिसके फलस्वरूप उस पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कंपन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब पृथ्वी के ऊपरी भाग में कंपन है कहां पे, अब अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब जहां से ही हमारी पृथ्वी पर सपोज दैट भूकंप अर्थक्वेक कहीं पर होती है, जैसे आप सपोज दैट कोई लाइनिंग, एक सिंपल सा हम लाइन ले लें कि देखिए इस पिक्चर को आप अपने देखिएगा 117 में कि ये फॉल्ट लाइन, ये फॉल्ट लाइन है, क्लियर? यानी ये प्लेट का आपस में मिलन स्थल है टेक्टोनिक प्लेट का। तो ये फॉल्ट लाइन पर जैसे ही टकराहट होती है तो वहां से एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करती है। तो ये फॉल्ट लाइन का मेन पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करती है वो फोकस कहलाता है, जिसे हम लोग अधिगम कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर जो पृथ्वी का पॉइंट होता है जिसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, क्लियर? ईपी सेंटर यानी फोकस के ठीक ऊपर जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, लिथोस्फीयर की जो प्लेट होती है सबसे ऊपरी परत क्रस्ट के ऊपर, जिसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। यानी भूकंप का जो केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर ईपी सेंटर होता है, और वहीं से वहां पर सबसे ज्यादा जब भी अर्थक्वेक उत्पन्न होती है तो सबसे ज्यादा डैमेज जो होता है इसी ईपी सेंटर पर होती है। जैसे एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ वेव। जैसे यहां से एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, साइंस में आपको सर बताया हूं, इसका एक वेव होता है, वेव ऐसे ऊपर नीचे ऐसे आगे की ओर बढ़ती चलती है वेव। अब एपिसेंटर हुआ। अब इस भूकंप की तीव्रता का मापन जो हम लोग कैसे करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो होता है, मेजरमेंट जो होती है वह सिस्मोग्राफ पर हम लोग करते हैं। भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी जो होती है, उसका मापन हम लोग सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र होता है, उस पर आप नीडल के द्वारा उस पर एक ग्राफ सिस्टम ऐसे ऐसे ग्राफ बनती है और उस पर हम लोग उसका ग्राफ पेपर पर उसका मेजरमेंट होता है। और इस भूकंप का जो तीव्रता का उस पर हो गया, और इसका जो मुख्य मापन होता है रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता का हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप अपने यहाँ आए। तो जनरली 2 के आसपास जो मैग्नीट्यूड की जो भूकंप होती है तीव्रता का, वह जनरली होती है। इसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर, माने हमारे वेल्थ के ऊपर हुआ या हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं विगत 2-3 महीने से कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार भूकंप हो रही है, जिसकी तीव्रता जा रही है 2.2, 2.3, 2.5 के आसपास जा रही है। तो कोई इसको महसूस भी कर पाते हैं, लेकिन जनरली महसूस भी नहीं हो पाती है। लेकिन जब यही तीव्रता इंटेंसिटी जो होती है जब बढ़ जाती है और वह अप्रोक्स 5 से ऊपर अगर चला जाता है, 5 से ऊपर अगर चला जाता है, तो अब हम लोग इसको एहसास, हम लोग को एहसास हो जाती है कि अर्थक्वेक हुई है, भूकंप हुआ है, और इसमें हमारी धन जन हानि की भी हानि हो जाती है। लेकिन वही जब तीव्रता 7 से ऊपर चली जाती है तो हम लोग इसको मेजर अर्थक्वेक के रूप में संबोधित करते हैं, जो हमारे लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। इसमें काफी हानि होती है हम लोगों को। तो वही आपका इसमें है कि एन अर्थक्वेक of intensity 6.0 on the Richter scale is considered to be very strong and 7.0 on the Richter scale is classified as a major earthquake. यानी अपने इस देश में, जैसे आपको याद होगा आप लोग क्लास 4 या 5 में रहे होंगे, तो अपने यहाँ जो भूकंप आई थी उसकी इंटेंसिटी कितनी
रिएक्टर स्केल पर वो 5.6 या 5.5 के आसपास में थी। तो हम लोग उसको अच्छे से महसूस किए। अभी कल के डेट में गुजरात में भी एक भूकंप आई है, वहां भी 5.5 के आसपास में हुआ है इसका। लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं उसकी तीव्रता को हम लोग एहसास माने उसका नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अपने देश में क्या विश्व में कि जनरली 2 के आसपास 2.2 2.5 के आसपास जो भूकंप की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वह पूरे विश्व में लगभग 90,000 के आसपास वो भूकंप आते रहते हैं। जनरली ये आते रहते हैं। पृथ्वी का जो कंपन होता है उस कंपन के आधार पर इंडोजेनिक फोर्स के कारण जो होती है इसमें तरंग उठती है और उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखें कि इस भूकंप के दरमियान हम लोग क्या करें, कुछ तो बचाव होनी चाहिए। तो इसमें 3 मेन पॉइंट आते हैं जिसको आपको ध्यान देना है। ड्रॉप, उसके बाद है कवर एंड होल्ड ऑन। यानी इस 3 पॉइंट पर हम लोग को अमल करना है। जैसे उस वक्त आप भूकंप हुआ, आप लोग सीधे अपने अपने क्लास को, टीचर आपकी क्लास में रह गए, उनकी बातों को आपने नहीं सुना और दौड़ गए, तो जब सबसे ज्यादा हानि उसमें होती है। आपको क्या करना है, ड्रॉप, तुरंत आपको अपने घुटने के बल बैठ जाना है। जैसे ही भूकंप महसूस हुआ क्या कीजिए, वहीं पर आप बैठ जाइए। अब ऐसा नहीं कि आप किसी डेंजर जगह पर हो और वहां पर बैठ जाइए, नहीं। ड्रॉप, कवर, अपने आप को ढक लीजिए। जैसे ही आप बैठे, अपने आप को अपने हाथों के द्वारा, अपने इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी बॉडी का हेड, इसको आप अपने हाथों से ढक दीजिए ताकि कुछ ऊपर से ड्रॉप आउट हो तो उससे आप बच सके। और होल्ड ऑन, और जब तक ये भूकंप समाप्त न हो जाए आप उसी जगह पर होल्ड कीजिए, रुकिए। जैसे भूकंप समाप्त हो तब आप आराम से वहां से। तो इस 3 पॉइंट पर आपको इस अर्थ के दौरान आपको इस पर अमल करना है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग चले अपने नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वोल्केनो। ध्यान दीजिए, यानी ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होती है? A volcano is a rupture या vent on the crust of the earth. When pressure build up in the interior of the earth, this vent allow of the hot ash, molten rock and gases to escape. अब जैसे पहले क्लियर किए कि हमारी पृथ्वी के नीचे सबसे मध्य में क्या है, पिघला हुआ पदार्थ लावा है, तरल अवस्था में है, जो बाहर की गैसेस अवस्था में, जो बाहर की निकलना चाहती है। तो जिस जगह पर जो टेक्टोनिक प्लेट है, जहां पर कमजोर परत आती है, लिथोस्फीयर का प्लेट जो काफी कमजोर होती है, वहां से वह बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है। तो वहां when the pressure build up inside it, अब देखिए जैसे ही वोल्केनो जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जो कैसे उसका उद्गम होता है। तो शुरू में ही हमने देखा था कि पृथ्वी के नीचे जो मेंटल है, जहां पर मैग्मा है, तरल अवस्था में, जब यह पृथ्वी के प्रेशर के मैग्मा अत्यधिक जब प्रेशराइज होकर के बाहर क्यों निकलने का प्रयास करती है, तो जहां पर पृथ्वी की जो परत होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है, जहां पर कमजोर होती है, वहां से वहां पर अत्यधिक प्रेशराइज करके इसको आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, उस खंड को तोड़ करते हैं। जैसे ये बाहर की ओर आती है तो ये मैग्मा जैसे ही पृथ्वी के ऊपरी परत को पार करके बाहर की ओर निकलती है, तो इससे जो लिक्विड पदार्थ चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है, जिसे हम लावा के रूप में जानते हैं। निकले हुए मैग्मा जब पृथ्वी की परत पर आती है, इसे हम लावा के रूप में जानते हैं, और जिसका टेम्परेचर अप्रोक्स 1200 से 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। क्लियर? यानी यहाँ बुक में आप देखिए कि इसका एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप प्रेशर कुकर में किसी चीज को आप पानी को बॉयल करते हो,
पानी को गर्म करते हैं प्रेशर कुकर में रख करके। क्या होता है, कुछ देर के बाद जब पानी खौलने लगता है तो क्या होता है, उसके नीचे एक दबाव बनती है। जब ढक्कन उसको कवर किए हुए रहते हैं तो उस भीतर अत्यधिक दबाव बनती है, और जैसे ही दबाव बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाती है, तो क्या होती है, वह कुकर से बाहर की ओर आना शुरू कर देती है। देखते हैं जो सीटी बजना शुरू हो जाती है, यानी वहां पर प्रेशर क्या हुआ, अत्यधिक लगा और सबसे कमजोर परत वहां नजर आई और वहां से वह गैस बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारा ये वोल्केनो का निर्माण होता है। मैग्मा जो है नीचे से प्रेशराइज होती है पृथ्वी की लिथोस्फीयर पर, और उसको वह तोड़ करके बाहर की ओर आती है, जो लावा के रूप में होती है। द मोल्टेन मैग्मा रॉक इनसाइड ए वोल्केनो इज नोन एज मैग्मा। When this magma flow out of the volcano, it is known as lava. Lava can be thick and slow moving, या thin या fast moving. ठीक, माने यहाँ जैसे बाहर की ओर आती है तो तेजी से भी बढ़ती है, धीरे धीरे भी। इसका टेम्परेचर बता दिए, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सोजेनिक, बहिर्जनित बल, बाह्य बल। एक सब तो हुआ पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के ऊपर जो बल लगा, अंदर से पृथ्वी के ऊपर ऐसे प्रेशराइज किया गया। अब हुआ कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो बल लगती है, वह बल जो है हवा के कारण, पानी के कारण, वेव्स के कारण, आइस इत्यादि के कारण ये बल लगती है। तो एक्सोजेनिक फोर्स इज द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। wind, ice and water erode the earth and transport। अब इस सब के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत पर क्या होता है, भूमि का क्षरण होता है, भूमि का कटाव होती है और उससे नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो हम लोग देखें पानी से कैसे होता है। तो वाटर इज द, क्या है, पानी तो सबसे ज्यादा कठोर फोर्स लगाती है, सबसे ज्यादा बल लगाती है, कॉजिंग इरोजन एंड डिपोजिशन। और उस पानी के कारण जब पानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करती है तो क्या करती है, आप लोग देखे होंगे एक बरसात में, वो मिट्टी का कटाव कर देती है बल पानी, और वह मिट्टी कहां चली जाती है, कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिट हो जाती है। इरोजन किया और उसको डिपोजिट कर दिया। एबिलिटी टू मूव मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मोरओवर आवर प्लैनेट हैज abundance of water in the form of sea, ocean, river, etc. ऐसे अलग अलग तरह की आकृति बन। अब माने पानी यहाँ से वर्षा का जल ये ड्रॉप आउट हो रहा है, नीचे की ओर गिर रही है, तो क्या किया, ये रास्ता पर गिरा, यहाँ से ये कटिंग हुआ, मिट्टी को काट करके इसको आगे को लिया, कहीं ना कहीं इसको ड्रॉप किया, और ये क्या क्या है, नदी के रूप में या छोटे लेक के रूप में, तालाब के रूप में इसका निर्माण भी करने की कोशिश कर देती है। तो वाटर is in river is continuously moving. When it moves, it keep eroding and the landscape. Sometime the river may even flow from a step height. This is called a waterfall. अब यही देखना है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, कि नदी जो है, जब ये पानी किसी भी कठोर जगह से ऊपर से अगर नीचे की ड्रॉप आती है तो कैसे आएगी, तो जैसे ही पानी इधर से पानी जा रही है, अब ये स्थलीय भाग थी, यहां पर एक कठोर चट्टान मिला, इसको यह कट नहीं कर पाई, अब इसके बाद वह आगे की ओर बढ़ी, तो यहां पर एक सॉफ्ट सॉइल हुआ, इसको यह कटिंग कर दिया और यहां से डायरेक्ट नीचे फॉल हुआ, नीचे को गिरी, जिससे वाटरफॉल का निर्माण होता है। क्लियर, यानी नदी के जल से जब भूमि का क्षरण होता है, अपर्दन होता है, तो यह खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर वाले स्थान की ओर ड्रॉप आउट हो जाती है, ऐसे नीचे की ओर गिरती है, जिसे हम लोग वाटरफॉल यानी जल प्रपात के रूप में जानते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में यह प्रवेश करती है, क्या होती है, नदी जब हमारी नदी जब मैदानी भागों में आती है तो क्या होता है, वो सर्पिला आकार यानी वो मुर्दार रूप धारण कर लेती है, यानी जैसे ही नदी आगे की ओर चली ऐसे 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 वो बना देती है, आकृति बनाए।
यानी जैसे ही वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जहां पर उसकी मिट्टी सामने मुलायम नजर आती है, वहां पर वो उसकी कटिंग कर देती है, जहां कठोर होती है अपना रास्ता बदल लेती है। क्लियर? तो जब रास्ता बदल लेती है तो नदी के इन मोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यानी यहां पर आप देखिएगा मेंडर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। आप देखिएगा थर्ड पैराग्राफ में, ए फ्लोइंग रिवर में हैव ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग बेंड्स known as meanders. Meanders, जिसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। A meanders is formed when the moving water in a stream erodes the outer bank and winds its bed. Most of the erosion normally occur on the outer bank of a meanders. On the inner banks of a meanders, the water flow more slowly, hence they are normally a deposition. अब क्या होता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जैसे जैसे समय के साथ ये जो मेंडर्स हैं, क्लियर, आगे क्यों बढ़ती है, इसमें क्या होती है? नदी अपने साथ क्या लेकर के चलती है? मिट्टी लेकर के चलती है। तो इसको अपने इस मुर्दार जगह पर उसको डिपोजिट कर देती है। जहां भी उसको कठोर चट्टान रास्ता मिला, वहां पर उस मिट्टी को डिपोजिट करती है। धीरे धीरे यह भाग कट जाती है, ऐसे हो जाता है। और ये नदी अपना रास्ता जैसे ऐसे है, तो ये अपना रास्ता ऐसे बनाती है, और ये वाला भाग जो है आपका वैसे ही रह जाएगा, ऐसे ऐसे बन गया, और ये नदी ऐसे निकल गई सीधे। माने कहने का अर्थ हुआ कि जैसे ही ये डिपोजिट यहां पर मिट्टी जमा कर इस भाग पर, तो ये अवरुद्ध हो गया मार्ग, और ये नदी अपना एक अलग रास्ता बना देती है। तो यह भाग जो है एक झील के रूप में उभर करके सामने आ जाता है, जिसे हम लोग ऑक्स बाउ लेक यानी चाप झील कहते हैं। इस झील को ऑक्स बाउ लेक के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी चाप झील। लेकिन कभी कभी ये नदी क्या होती है? अपने तट से बाहर की ओर ओवरफ्लो हो जाती है, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आती है। इससे समतल यह क्षेत्र क्या हो जाता है? उपजाऊ, वेरी फर्टाइल एरिया बन जाता है। वेरी फर्टाइल एरिया ये बन जाती है। यानी नदी जब अपनी मुहाने को तोड़ करके आगे की ओर बढ़ती है, तो यह इस क्षेत्र को काफी उपजाऊ बना देती है। तो ये हमारा ऑक्स बाउ लेक का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखें इसमें कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेव्स। Waves in ocean and other large bodies of water are also responsible for erosion. अब खास करके वेव्स कहाँ उत्पन्न होगी? वैसे जलीय क्षेत्र, बहुत विशाल, बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र में ही वेव्स, जल तरंग उत्पन्न होती है। यह जल तरंग क्या करती है? यह भी इरोजन का काम करती है, यानी अपर्दन का काम करती है, क्षरण का काम करती है। सच इरोजन इज नोन एज कोस्टल या वेव इरोजन। माने अब इसको खास करके हम लोग कोस्टल इरोजन के रूप में जानते हैं। कैसे अब होता है? जैसे आप समुद्र तटीय क्षेत्र में ही देख लीजिए, या समुद्र के अंदर जो भी पहाड़ वगैरह है, अब ये वेव जब चलती है, समुद्री जल तरंग, तो क्या होता है? इस चट्टान से हमेशा टकराते रहती है, और यहां पर क्या होता है? इसको गैपिंग बनाती, इरोजन करती चलेगी, यानी यहां क्षरण करते इस भाग को चली जाती है। They are continuously hitting a rock at the same place from a hole, giving it appearance in a curve. और इस तरह से यहाँ एक छिद्र बना देती है, यानी एक गुफानुमा आकृति बन जाती है। ये पोर्शन वैसा ही रह जाता है, नीचे वाले तो जो समुद्र के नीचे, पानी के नीचे वैसा ही रहा है, और यहाँ के पानी की प्रेशर के कारण, पानी की जल तरंग वेव, वाटर वेव है, इसके कारण यहाँ गुफानुमा आकृति हमारी बन जाती है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपका है 123 में ये कैसे सी आर्क का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि आइस इरोजन। अब बर्फ के द्वारा भी क्षरण होता है। तो
स्मॉल मूविंग रिवर ऑफ आइस इज तो ग्लेशियर क्लास 5 में पढ़े थे, ग्लेशियर है क्या? तो ग्लेशियर स्मॉल माने रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, आगे की ओर मूव करती है ग्रेविटी के कारण, हेल्प ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। व्हेन द मूव दे कीप एस्कार्पिंग at the rock below and expose them, this kind of erosion known as glacial erosion। माने जैसे ही ये बर्फ जो ग्लेशियर है, बर्फ की नदी जो है आगे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण जब आगे की ओर बढ़ती है तो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को काटते हुए, उसको क्षरण करते हुए आगे की ओर जाती है, जिससे उस क्षेत्र में इरोजन उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा है फोर्थ नंबर विंड, हवा के द्वारा भी, खास करके ये हम लोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखते हैं। या अपने यहां भी आप देखते होंगे कि जब आंधी तूफान चलती है तो क्या होता है, उसके साथ धूलकण वातावरण, तो ये धूलकण क्या है, आपकी मिट्टी का जो क्षरण हुआ, मिट्टी का जो कटाव होता है, इरोजन होता है, वह हवा में के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है और वहां पर उसको डिपोजिट कर जमा कर देती है। विंड इरोजन एक्टिवली सीन इन डेजर्ट। अगर यह खास करके कहां सबसे ज्यादा देखा जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में। रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या देखते हैं, सैंड ड्यून्स जो बनता है, क्लास 5 में पढ़े होंगे सैंड ड्यून्स। जैसे ही हवा का प्रेशर हुआ डेजर्ट एरिया में, तो वहां की जो बालू है, सैंड है, उसको वहां से उठा करके दूसरी जगह डिपोजिट कर देती, उठा लेती है वहां से तीव्र हवा के दबाव के कारण, और उसको दूसरी जगह जाकर के जमा कर देती है। इससे वहां पर सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। तो ये भी इरोजन में बहुत बड़ा, हवा जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो इन द डेजर्ट हिल ऑफ सैंड, या मुख्य रूप से आप क्या देखते हो कि डेजर्ट एरिया में जो पहाड़ है वहां पर भी जैसे यहाँ पर वाटर वेव के कारण कटाव इरोजन हुआ, वैसे ही डेजर्ट एरिया में भी जब बालू के कण हवा के माध्यम से जाती है और किसी भी सामने पड़ने वाले किसी विशाल पठार से उसका टकराहट होती है, तो सामने वह भी वहां पर इरोजन का काम करती है और वहां पर वो डिपोजिट होने का भी काम करती है। Since the grains of the sand are very fine, wind can easily carry them over long distance. Finally, the wind may deposit these sediments across large area of land at far off location, forming loads. तो इस तरह से हम लोग हवा के द्वारा भी इरोजन देखे, यानी इस पृथ्वी पर बाह्य बल के द्वारा भी कई सारे परिवर्तन हुए। यानी समुद्र रेगिस्तानी क्षेत्र में देखे, यहाँ से हवा उठा करके जो सैंड ड्यून्स है उसको उठा करके दूसरी जगह जाकर के डिपोजिट कर दी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हम बालू का पहाड़ देखे, ढेर देखे, और उसको कुछ देर के बाद देखते हैं कि जैसे तेज हवा चली वो वहां से समाप्त हो गया, दूसरी जगह जमा हो जाती है। तो इस तरह से ये सब बाह्य बल हुए जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव होते हैं। अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो बदलाव हुए, तो यानी इस पृथ्वी पर दो तरह के बल कार्य किए और इस दोनों बल के कारण हमारी पृथ्वी में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर का जो समरी है आप उसको स्टडी कर लें और इससे संबंधित जो भी असाइनमेंट है इस वीडियो को बार बार देखें और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। धन्यवाद। थैंक यू।